हेलो चैंपियंस। कैसे हैं आप सभी? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बॉडी के अंदर इस वक्त ट्रिलियंस ऑफ टाइनी फैक्टर्स काम कर रहे हैं, तो क्या आप मानेंगे? यस, दैट हीरो इज कॉल्ड द सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। वेलकम बैक टू आवर एनसीईआरटी सीरीज ऑफ साइंस। मैं हूं कुमार रूपेश और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास नाइन्थ साइंस चैप्टर नंबर 2, सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे बल्कि समझेंगे व्हाट इज अ सेल, जहाँ पे कुछ हमारे टॉपिक्स है जो इस चैप्टर के अंदर कवर होने वाले हैं। फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। सेकंड, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। थर्ड, सेल ऑर्गेनेल्स। फोर्थ है आपका प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। फिफ्थ है प्रोक्योरेटिक एंड यूकेरियोटिक सेल्स। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे खास बात, हम पूरा चैप्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, इजी लैंग्वेज, रियल लाइफ एग्जांपल्स और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के साथ कवर करेंगे। सो ओपन योर एनसीईआरटी, sharpen your focus because today's journey start inside the smallest unit of life. Let's dive in. It is widely accepted amongst the scientific community that life oriented originated in water। तो बृहद रूप से ये एक्सेप्ट किया गया है कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी ऑफ लाइफ है ये बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है वाटर में। सम रिसर्चर्स बिलीव दैट लाइफ में हैव ओरिजिनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल्स विथ चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन rather देन इन ओशंस। कुछ रिसर्चर्स ये भी बिलीव करते हैं कि जो लाइफ है ये ओरिजिनेट हुआ है एक स्मॉल वाटर पूल में, जहाँ पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है लगातार बदल रहे हैं, है ना, rather देन जो कि ओशन में होता है। हॉट स्प्रिंग आर एग्जाम्पल ऑफ सच इन्वायरमेंट्स, जो कि हॉट स्प्रिंग्स जो है ऐसे एग्जाम्पल्स है इन्वायरमेंट्स के। इन इंडिया द हॉट स्प्रिंग ऑफ पुगा वैली, लद्दाख, जो कि लद्दाख में है, मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर्स नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि लगभग पानी के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है, इवन अ कोल्ड क्लाइमेट, जबकि क्या है वो कोल्ड क्लाइमेट में है। दिस environmental condition seems to be similar to those on the early earth about 3.5 billions years ago। तो ऐसे जो environmental conditions जो है ना, seems to be similar to those on the early earth about 3.5 billion years ago। तो ऐसे जो conditions है आज से तकरीबन 2.5 बिलियन ईयर्स साल पहले जो है ऐसे कंडीशंस हुआ करते थे, है ना, जैसा कंडीशंस हमको अभी इन हॉट स्प्रिंग्स में देखने को मिलता है। द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग्स आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मोफिल्स विच आर यूनिसेलुलर। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि इस हैबिटेट में रहते हैं, है ना, लिविंग इन हॉट स्प्रिंग, आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया, है ना, ये जो है इनको हम क्या करें, हीट लविंग बैक्टीरिया करें, और जिनका साइंटिफिक नेम है थर्मोफिल्स विच आर यूनिसेलुलर, जो कि क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना। आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट फ्रॉम द बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेस लखनऊ स्टडीड these hot springs are found that calcium carbonate formally rapidly around them। तो जो कि लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है पैलियोसाइंसेस, पैलियोसाइंसेस का मतलब होता है जीवाश्म विज्ञान, जो कि फॉसिल्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो स्टडीज है उनको हम पैलियोसाइंसेस में इंक्लूड करते हैं। तो जो वहाँ के साइंटिस्ट है उन्होंने स्टडी किया कि ये जो हॉट स्प्रिंग है ना, दिस हॉट स्प्रिंग्स एंड फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म रैपिडली अराउंड देम। तो इस हॉट स्प्रिंग के आसपास जो है कैल्शियम कार्बोनेट बहुत तेजी से फॉर्म होता है। दिस डिपॉजिट्स may have protected early organic molecules from harmful radiation and extreme condition, and they may have also helped in the formation of the first protective membrane, the barrier that defines a cell। यानी ये जो डिपॉजिट्स है कैल्शियम कार्बोनेट का,
हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी स्टार्टिंग जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, जो कि हार्मफुल रेडिएशन और एक्सट्रीम कंडीशन, क्योंकि हॉट स्प्रिंग है तो वहाँ जो रेडिएशंस होंगे सनरेज के वो हार्मफुल भी होंगे और एक्सट्रीम कंडीशन होगा, जहाँ पे दे मे हैव ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, और ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन का। द बैरियर दैट डिफाइन अ सेल, है ना, जो कि सेल के एक बैरियर को क्या करता है, डिफाइन करता है ना। मेम्ब्रेन जो है सेल के अराउंड प्रेजेंट होते हैं जो कि एक बैरियर क्रिएट करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल, हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं। द सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट, तो जो सेल है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, बेसिक लेवल, है ना, जो कि हमारा लाइफ एग्जिस्ट करता है उसके बेसिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। सम ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया और ईस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऐसे बैक्टीरिया या फिर ईस्ट है जो कि सिर्फ एक ही सेल को कंसिस्ट करते हैं, यानी इनका पूरा लाइफ प्रोसेस एक सिंगल सेल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। While other like plants, fish, birds और humans are made up of millions of cells, जिसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो इसके अलावा जो है, जो कि प्लांट्स है, फिश है, बर्ड्स है ना, ह्यूमंस है, ये सभी जो है मिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट वर्क टुगेदर, जिसमें वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन फॉर्म टिश्यूज, जहाँ पे सभी सिमिलर फंक्शंस के बेस्ड पे एक काइंड ऑफ टिश्यूज को फॉर्म करते हैं, जहाँ पे सभी सेल एक ही प्रकार के होते हैं। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन, अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यूज जो है वो मिलके क्या करते हैं, एक ऑर्गन को फॉर्म करते हैं। एंड सेवरल ऑर्गन्स वर्क्स टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गन्स जो है एक साथ कॉन्स्टिट्यूट होते हैं ताकि वो क्या कर सके, ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म कर सके। सच एज नेजल पोर्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया एंड लंग्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ जो ऑर्गन्स है उनके एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे नेजल पोर्स है, नेजल कैविटी है, ट्रैकिया है, लंग्स है, ये सभी क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। इवन व्हेन सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, जब ये जो सेल्स होते हैं टिश्यू के फॉर्म में जब ये ऑर्गेनाइज होते हैं, या फिर ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम ऑफ द सेल remains the fundamental unit of structure and function in all living organism। तो ये जो क्या है कि एक फंडामेंटल यूनिट है ना, किस चीज का, तो स्ट्रक्चर का। तो जो ऑर्गेनिजम्स है उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा उसमें हेल्प करेगा। एंड द फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सभी में जो उनका बॉडी का फंक्शन होता है या स्ट्रक्चर होता है उसको डिफाइन करता है। दिस मेक्स अस वंडर हाउ सच टाइनी सेल्स परफॉर्म टू सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज। तो यही चीज जो है हमारे लिए आश्चर्य पैदा करता है कि आखिर इतने छोटे छोटे सेल जो है एक साथ आकर ऐसे न जाने कितने परफॉर्मेंस को जो है कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज को वो जो है परफॉर्म करता है। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, सेल्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है। हाउ डू सेल्स इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ये जो हमारे सेल्स बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर आगे जो फंक्शन करते हैं, कोऑर्डिनेशन जो बैठता है वह कैसे होता है। डू सेल लाइव फॉर एवर, क्या ये जो सेल है हमेशा के लिए जीवित रहते हैं। और डू दे डाई, क्या ये मरते भी हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड एज वी एंटर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल। तो इस चैप्टर में जो है हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, यानी सेल्स के बारे में हम लोग क्या है एक्सप्लोर करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस का जो है आंसर ढूंढेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आपको एक्सप्लोर करना है फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल, है ना। चलिए, हाउ टू स्टडी सेल। व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। तो हम कह रहे हैं कि व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई, हमारी जो आंखों के देखने की जो क्षमता होती है ना, टू सी वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट या फिर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, या तो बहुत नजदीक हो या फिर बहुत दूरी पर हो, है ना। तो
हमारे आंखों की देखने की एक क्षमता है कि हम कितना दूर देख सकते हैं, कितना नज़दीक देख सकते हैं, या फिर एक सर्टेन डिस्टेंस पे होगा तभी हम उसको देख सकते हैं। इमेजिन टू टाइनी डॉट्स ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। इमेजिन करिए कि किसी पीस ऑफ पेपर पर हमने दो डॉट्स को ड्रॉ किया। एज द डॉट्स आर मूव्ड क्लोजर, मान लीजिए कि ये जो डॉट्स हैं ये एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। देयर कम्स अ पॉइंट एट विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन एज सेपरेट। कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पे जो है ये दोनों इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट हो जाए कि ताकि हम को ये पता न चले कि दोनों जो है किसी सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है ना, यानी दोनों के बीच में कुछ दूरी है। व्हेन व्यूड फ्रॉम अबाउट 25 सेंटीमीटर, तो हमारा जो नियरेस्ट एबिलिटी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। द नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अबाउट 0.1 मिलीमीटर कैन बी सीन एज डिस्टिंक्ट। अगर वो इतना डिस्टेंस है तो हम देख सकते हैं, अदरवाइज दे अपीयर एज अ सिंगल पॉइंट, नहीं तो वो क्या है कि सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के रूप में हमको दिखाई देगा। ठीक, दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई विच इज 0.1 मिलीमीटर, है ना। तो इसलिए हम इसको क्या करें, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई, यानी हमारे आंखों की जो न्यूनतम क्षमता है देखने की, उसी को हम क्या करें, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई विच इज 0.1 millimeter. A cell is usually too small to be seen by the unaided eye. This raises an important question: how have cell biologists studied the structure and function of cell that are much smaller than the limit of resolution of the human eye? तो बेसिकली ये जो सेल है यूजुअली बहुत छोटे होते हैं और ये हमारे नंगे आंखों से हम इसको देख भी नहीं सकते। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और यही जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रेज करता है कि हाउ हैव सेल बायोलॉजिस्ट स्टडीड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो जब ये हमको देख नहीं रहा है तो जो ये बायोलॉजिस्ट है ना, इन्होंने कैसे इनके स्ट्रक्चर्स को देखा और फंक्शंस को देखा जो कि ऑलरेडी क्या है, इतने छोटे हैं, जो कि हमारे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई से नीचे है, लोअर पे है। तो फिर स्टडी कैसे किया इन्होंने, कैसे इनके स्ट्रक्चर को देखा, कैसे इनके फंक्शंस को देखा। ठीक, हैव यू लर्न अबाउट कॉन्वेक्स लेंस? अपने ग्रेड 8 में क्यूरियोसिटी चैप्टर 10 में हम लोगों ने पढ़ा है लर्न अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, जहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में सीखा। और कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, या तो कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, देयरफॉर इज एन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एन आई पीस आर यूज्ड फॉर द मैग्निफिकेशन। जहाँ पे हम एक कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को एक साथ लाते हैं ताकि जो है हम ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सके। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, लार्जर दिखाता है, मेक इट अपीयर लार्जर। Robert Hooke was the first person to observe a cell in 1665 using a self-designed microscope capable of about 200 to 300x magnification. रॉबर्ट हुक जो है, जिन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया 1665 में, जिन्होंने अपने से खुद से एक माइक्रोस्कोप को डिजाइन किया था जो कि कैपेबल था किसी भी ऑब्जेक्ट को 200 गुना से लेकर 300 गुना तक मैग्नीफाई करने में, while remaining a thin slice of cork. He observed a small box-like compartment and named the cell in school laboratory. Light microscopes are used to observe object using different objective lenses. For example, 10x, 14x to achieve better magnification and resolution under visible light. तो जो ये रॉबर्ट हुक ने इन्वेंशन किया, ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो प्लांट का कॉर्क होता है, स्लाइस ऑफ कॉर्क से उन्होंने देखा, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर को देखा, है ना, एक कंपार्टमेंट को देखा जो कि चारों तरफ से क्या था, इनक्लोज था, है ना। तो इस स्ट्रक्चर को देख के उन्होंने देखा कि ऐसे स्ट्रक्चर में जो है जो ब्लॉक्स है वो बिल्ड हो रखे हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहा, इसको सेल कहा। ठीक, तो सबसे पहले उन्होंने स्ट्रक्चर का खोज किया। ठीक, और ये जो माइक्रोस्कोप थे ये क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप थे। चलिए, to achieve better magnification and resolution under visible light. Explore different parts of a microscope. Figure 2.2 यहाँ पे दिया हुआ है।
एक माइक्रोस्कोप है जिसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं दिया हुआ है ना, और किस तरीके से ये फंक्शन करता है उसके बारे में दिखाया गया है। In your school laboratory and used it to observe fine structure of various materials under the microscopes, you will see a magnified image of an object. Can you estimate its actual size? तो आप अपने स्कूल में जो एक्टिविटी करते हैं जहाँ पे ये लाइट माइक्रोस्कोप रखा हुआ है उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जो है सेल्स के डायमेंशंस को दिखाया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स विजिबिलिटी थ्रू अनएडेड टू एडेड आई। मतलब ये जो है ऑर्गेनिजम्स के बारे में दिया गया है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो किन चीज़ों को कितना डिस्टेंस से देख सकते हैं, ठीक है। तो सबका दिया हुआ है कि एडेड आई या फिर अनएडेड आई से उनकी जो विजिबिलिटी है वो क्या है, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी दिया हुआ है जहाँ पे हम एस्टिमेट करते हैं साइज ऑफ सेल को। टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विथ मिलीमीटर, यानी जो मार्किंग है वैसे रूलर को लेना है, स्केल को लेना है ना, जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है। उसमें जो आपको मार्किंग लेना है वो लेना है मिलीमीटर का। प्लेस द रूलर on the stage of microscope, focus on its using the adjustment knob and observe the diameter of the circular field of view through the eyepiece and measure it in millimeter। तो इस रूलर से क्या करना है आपको, स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप है ना, ये है आपका स्टेज है ना, यहाँ पे स्टेज दिखाया गया, यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है। स्टेज करने के मतलब जहाँ पे रख के हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, ये स्टेज कहलाता है। और उसके नॉब को एडजस्ट करके आप देखिएगा जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको हमने ऑब्जर्व कर रखा है या कर रहे हैं उसके डायमीटर को आपको देखना है आईपीस के थ्रू और उसको मेजर करना है। कन्वर्ट द डायमीटर फ्रॉम मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर, और फिर आपको उसको मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। सपोज द डायमीटर ऑफ द विजुअल फील्ड इज 5 मिलीमीटर। अगर मान लीजिए कि जो विजुअल फील्ड है उसका डायमीटर जो है वो कितना है 5 मिलीमीटर, मीनिंग 5 इंटू 1000 माइक्रोमीटर, ठीक। रिमूव द रूलर एंड प्लेस एन अनियन पिल स्लाइड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप, और आपको रिमूव करना है रूलर को और वहां पे प्लेस करना है अनियन पिल स्लाइड्स को ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। इस स्टेज पे रख के आप अनियन पिल को जो है फिर ऑब्जर्व करेंगे। फोकस ऑन द स्लाइड एंड काउंट द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू इन द स्ट्रेट लाइन। और जो आपने यहाँ पे जो स्केलिंग लिया था उसी स्केलिंग के थ्रू आपको यहाँ पे डायमीटर देखना है कि उस डायमीटर में जो है कितने सारे जो है अनियन पिल्स के अंदर जो सेल है वो आते हैं ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी हमारे सेल होंगे उसको आपको क्या करना है उसी लेंथ में आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। एस्टिमेट द रियल साइज ऑफ द सेल यूजिंग द फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला का यूज करके आप जो है उस सेल का रियल साइज निकाल लेते हैं, जहां पे आपको 1 मिलीमीटर का वैल्यू दिया हुआ है 1000 माइक्रोमीटर के इक्वल होता है, ठीक। चलिए यहाँ पे एक सेक्शन है रेडी टू गो बियॉन्ड। ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, जो कि एक एडवांस माइक्रोस्कोप होता है। अपार्ट फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट ऑल्सो यूज पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट रिवील द फाइन डिटेल्स ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। मतलब ये लाइट माइक्रोस्कोप से भी क्या होता है, एडवांस है, अपग्रेडेड है, और ये और भी फाइन डिटेल्स को देखने में मदद करता है सेल स्ट्रक्चर के। दीज इंस्ट्रूमेंट्स यूज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टीड ऑफ लाइट। ये क्या करता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है, जहां पे हम लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट के द्वारा जो है हम प्रोड्यूस करते हैं मैग्निफिकेशन को, वहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स का यूज करता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज करता है। अलाउइंग अस टू सी सेल स्ट्रक्चर एट नैनोमीटर स्केल विथ रिमार्केबल क्लैरिटी। अ नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। यानी जो नैनोमीटर होता है जो उसका स्केल है वो है 1 बिलियंथ है, 1 मीटर में है ना, वो 1 बिलियंथ के इक्वल होता है, ठीक। चलिए तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। एस्टिमेटेड साइज ऑफ अनियन पील सेल, डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर। जो डायमीटर आपको विजिबल है जहाँ पे आपने माइक्रोमीटर में आपने मेजरमेंट लिया था, और नंबर ऑफ सेल अलॉन्ग्स द डायमीटर, और आपको देखना है कि उस डायमीटर में कितने सारे सेल आए थे उनको काउंट करना है। सपोज 25 सेल्स आर अलॉन्ग द डायमीटर है ना, तो जो डायमीटर आपने लिया था उसमें मान लीजिए कि
25 cells है, in that case the size of one onion cell would be 5000 माइक्रोमीटर पर 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 200 माइक्रोमीटर. If the estimated size of an onion peel is 200 micrometer, how much does a light microscope magnify the cell? तो अब ये देखेंगे कि वो जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो कितना मैग्नीफाई कर पाया है सेल को, है ना. तो जो टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन इट्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस. तो जो मैग्निफिकेशन होता है किसी भी माइक्रोस्कोप का वो इस पे डिपेंड करता है कि उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या है ऑफ द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कौन से ऑब्जेक्टिव लेंस का आपने उसमें इस्तेमाल किया है. इफ both the eyepiece and objective lens have the magnifying power of 10x, then the total magnification will be 1000x. अगर उसका मैग्नीफाइंग पावर 10x है तो जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा वो कितना होगा, 100x होगा. This means a cell with an estimated size of 200 micrometer will appear 100 times larger. इसका मतलब क्या है कि हम उसको 100 गुना बड़ा देख सकते हैं. Thus a microscope allows us to see very small structure clearly and is an essential tool for studying the cell structure. तो जो माइक्रोस्कोप है ये हमको अलाउ करता है किसी भी छोटे से छोटे स्ट्रक्चर को क्लियरली देखने में, और एक ये एसेंशियल टूल है ताकि जो है हम सेल के स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी कर सके. ओवर द ईयर्स साइंटिस्ट हैव इम्प्रूव्ड द माइक्रोस्कोप बाय इम्प्रूविंग इट्स 3 मेन फीचर. तो जैसे जैसे समय बीतता है जो साइंटिस्ट है इन्होंने इम्प्रूव किया है ना, इस माइक्रोस्कोप को क्या किया, अपग्रेड किया. बाय इम्प्रूविंग इट्स 3 मेन फीचर, 3 मेन फीचर को इम्प्रूव करके इन्होंने माइक्रोस्कोप को अपग्रेड कर लिया. फर्स्ट है रिजोल्यूशन, है ना. रिजोल्यूशन हमने देखा था ऑफ द ह्यूमन आई. मेजर ऑफ क्लैरिटी, जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा क्लैरिटी उतना अच्छा होगा, है ना. जैसे हम पिक्चर के रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो जितना अच्छा रिजोल्यूशन होता है पिक्चर उतना क्लियर दिखता है. सेकेंड है कॉन्ट्रास्ट, द डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना. तो जो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आपका कोई फोन है, ठीक है, तो हर एक फोन का अपना अपना एक लेंस पावर होता है ना, और अपना उसका एक कंट्रास्ट लेवल होता है. कंट्रास्ट कहने का मतलब कि अगर हमने जो भी इमेज एक्चुअली जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं और जो डिटेल दिखता है उसके अंदर, है ना, जो उसका कलर है, शेप है, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, तो वो अगर डिटेलिंग कलर वाइज फॉर्म बहुत अच्छे से इनहेंस अगर होता है तो इसका मतलब है कि उसमें कंट्रास्ट बहुत अच्छा आ रहा है. ठीक, तो हम कंट्रास्ट को देखते हैं, द डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. और थर्ड है आपका मैग्निफिकेशन, यानी वो चीजों को कितना मैग्नीफाई कर पा रहा है. ये 3 मेन फीचर हैं हमारे किसी भी माइक्रोस्कोप का जो कि उसको इम्प्रूव बनाता है, इम्प्रूव करता है. दिस इंप्रूवमेंट्स हैव टर्न माइक्रोस्कोप इनटू पावरफुल टूल्स फॉर स्टडिंग सेल. और इसी तरीके से फिर क्या हुआ कि जब लाइट माइक्रोस्कोप से हम लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है. तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया ये भी इसके ऊपर भी काम होते गया और ये टाइम टू टाइम अपग्रेड होते रहा, जिससे हमारे लिए सेल के बारे में स्टडी करना और भी आसान हो गया. चलिए, तो अब हम लोग शिफ्ट होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल पर, कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है ना. You have learned that cells are organized into specialized tissue and organ. हमने ये सीखा है, प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि सेल कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, है ना, इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज में एंड ऑर्गन्स में, एंड कलेक्टिवली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. और कलेक्टिव फॉर्म में ये लोग क्या करते हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. फॉर दीज सेल्स टू फंक्शन एज यूनिट दे मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड विथ देयर सराउंडिंग्स. तो ये जो सेल्स है ये फंक्शंस करते हैं एज यूनिट, यानी हर कोई सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, परफॉर्म करेगा. दे मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विथ वन अनदर, और ये इस चीज में भी सक्षम होना चाहिए वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर सके, एंड विथ देयर सराउंडिंग, और अपने आसपास के चीजों से भी. दिस इंटरेक्शन ऑक्योर्स एट द सेल बाउंड्री, और ये जो इंटरेक्शन होता है ये होता है सेल बाउंड्री पे. वेयर सब्सटेंस मूव बिटवीन द सेल इन देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जहाँ पे जो सब्सटेंसेस हैं वो मूव करते हैं किसके बीच, तो सेल और उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, है ना.
फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर हम किसी सेल को हम ड्रॉ कर ले तो ये इसका क्या है, सेल बाउंड्री है ना, और ये इसके क्या है, इसके सराउंडिंग्स है ना, यानी बाहर का इन्वायरमेंट है। तो इस दोनों के बीच में जो एक्सचेंजेस होते हैं है ना, इसकी बात कर रहा है कि वो कैसे एक्सचेंज करते हैं किसको, मटेरियल्स को, एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट, और अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो है ये हमारा कहलाता है बाहरी भाग जो है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फीचर को सेल मेम्ब्रेन। तो इसके थ्रू ये क्या करता है, अपने सराउंडिंग से इंटरेक्शन करता है। इट मीन्स कि वो एक्सचेंज करता है मटेरियल्स को और इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल, है ना। तो ये जो है सेल का एक यूनिवर्सल फीचर है। द सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड अ सेल एंड प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट्स। तो जो सेल मेम्ब्रेन है एक थिन बाउंड्री होता है ना, किसके, उसके और सराउंडिंग्स के बीच में, जो कि प्रोटेक्ट करता है उसके कंटेंट्स को, यानी सेल के अंदर के जो कंटेंट्स है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो है उसकी जो उसका व्यक्तिगत स्वरूप है ना, जो, क्योंकि हमने बताया कि सभी सेल क्या है वो इंडिविजुअली काम करते हैं, तो उसके जो उसकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है एक सिंगल सेल की, उसको ये क्या करता है, डिफाइन करता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। चलिए, सिलेक्टिवली परमिएबल विच मीन्स इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉकिंग अदर्स। तो सिलेक्टिवली परमिएबल कहने का मतलब होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है हमारा, ये सिलेक्टिव चीजों को ही अलाउ करेगा एक्सचेंजेस के लिए, है ना, यानी सिलेक्टिव मटेरियल्स को ही अपने अंदर जाने देगा और सिलेक्टिव मटेरियल्स को भी बाहर जाने देगा। ठीक, तो कुछ सब्सटेंसेस को ये अलाउ करता है पास होने के लिए, और वाइल जबकि दूसरे को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। यू हैव लर्न हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वेओली इन द लंग्स, है ना। एल्वेओली जो है हमारे लंग्स में जो प्रेजेंट होता है, इसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को का एक्सचेंज करना। How does the structure of the cell membrane in the cell of alveoli control the movement of substance across it? तो इसका स्ट्रक्चर क्या है ना, सेल मेम्ब्रेन का, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है एल्वेओली, वो कैसे कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, आप एक्टिविटी को कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेस ऑफ पोटैटो पीस इन अ प्लेन वाटर, और दूसरा है आपका 20% ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन के साथ आपको ये एक्टिविटी करना है। ठीक, चलिए तो ये आप खुद से कर सकते हैं। तो जो भी एक्टिविटी आपने करा उसके बेस पे जो उसका रिजल्ट आता है वो क्या है, चलिए देखिए। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन अलाउ वाटर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बट नॉट द शुगर और साल्ट मॉलिक्यूल्स। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था उसमें आपने देखा कि जो एक्सचेंजेस हुए है ना, वाटर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बट नॉट द शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन। उसमें क्या था कि जो सेल्स थे उन्होंने उसने सिर्फ और सिर्फ वाटर को मूव किया इन एंड आउट में, लेकिन उसने शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन को नहीं जाने दिया। ठीक, वाटर मूव फ्रॉम एन एरिया विथ मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट, जिसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कह रहे हैं, टू एन एरिया विथ लेस वाटर एंड मोर सॉल्यूट, यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, until the concentration in the two areas become equal. This movement of water through the selectively permeable is called osmosis. ठीक, चलिए, तो सेल के अंदर जो मूवमेंट होता है ना, वो होता है उसके कंसंट्रेशन के बेस पे। इसको जो है थोड़ा हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा सेल है, ठीक, और ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये रहा हमारा सराउंडिंग्स। मान लीजिए कि अगर इसको कोई भी मटेरियल अपने अंदर लेना है ना, और कोई भी मटेरियल इसको अपने सराउंडिंग्स में भेजना है,
तो ये किस तरीके से एक्सचेंज को प्रोसेस करेगा। तो यहाँ बात आती है कंसंट्रेशन का। अगर कोई भी सब्सटेंस को अगर वो उसको बाहर भेजना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अंदर के सॉल्यूशन का जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, ठीक, क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन कम रहेगा तभी वो अंदर से बाहर की तरफ फ्लो कर सकता है। या फिर अगर उसको कोई चीज़ अपने अंदर लेना है तो वो क्या करेगा, भीतर का कंसंट्रेशन घटा देगा एज कंपेयर टू द उसके इन्वायरमेंट में जो कंसंट्रेशन है उस पर, ठीक है। तो बेसिकली जो मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन के बेस पे होता है। तो वही यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। यू हैव लर्न इन एक्टिविटी 7.1 जो अभी आपने देखा, डाई स्प्रेडिंग इन वाटर, एंड 7.9 फ्रेगनेंस स्प्रेडिंग इन एयर। ग्रेड 8 दैट ग्रेड 8 का है that particles of matter intermix due to a difference in their concentration, also called a concentration gradient. Diffusion is the net movement of particles from a higher to lower concentration. Diffusion क्या है, एक ऐसा मूवमेंट जहां पे किसी भी पार्टिकल्स जो है हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करती है, विच ऑक्योर्स इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो चलिए एक वर्ड देख रहे हैं हम लोग, फ्लो, है ना। तो किसी भी चीज का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, कोई भी चीज फ्लो करती है, यानी कोई भी फ्लूइड पार्टिकल्स है तो वो फ्लो कैसे करती है। कोई भी चीज जब फ्लो करेगी तो फ्लो करने का एक ही डायरेक्शन होता है, वो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। कोई भी चीज जब फ्लो करेगा तो फ्लो ऑलवेज करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। या फिर जैसे आप रिवर को देखते हैं तो रिवर जो फ्लो करती है वो हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ करती है। एयर का जो मूवमेंट होता है, एयर का मूवमेंट हमने पढ़ा है ना, नेचुरल फिनोमेना में। एयर का जो मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ होता है। इट मीन्स कि किसी भी चीज फ्लूइड पार्टिकल्स का अगर हम फ्लो देखते हैं वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, ठीक है। तो जो भी चीजें फ्लो कर रही है वो हमेशा अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगी, फ्लो करेगी, ठीक है। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस जो है वो क्या है, एक डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन्स के थ्रू ये क्या करती है, ऑस्मोसिस को प्रोसेस करती है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, मतलब डिफ्यूजन ऑफ वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। इन प्लांट्स वाटर फ्रॉम द सॉइल इंटर्स रूट सेल बाय दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो प्लांट्स में जो है, जो वाटर है हमारा, है ना, वो के सॉइल से एंटर करता है रूट्स में, रूट सेल में, बाय दिस प्रोसेस बाय ऑस्मोसिस। यानी जो प्लांट्स है रूट से जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है ये ऑस्मोसिस ही कहलाता है, यानी ऑस्मोसिस के थ्रू ही वो वाटर को अपहोल्ड करता है, ठीक। चलिए अब क्यूरी है आपके लिए, व्हाट इफ अ सेल इज केप्ट इन सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। क्या होगा अगर किसी सेल को हम सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में रखेंगे जहां पे दोनों का कंसंट्रेशन लेवल क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक। सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम इज इक्वल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेल्यूलर मीडियम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, तो जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम में सॉल्यूट कंसंट्रेशन और ऑफ इंट्रासेल्यूलर मीडियम, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मूवमेंट को दिखाया गया है। सेकेंड है आपका सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम, तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, ठीक है। तो जब दोनों तरफ का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, आइसोटोनिक कहेंगे। लेकिन जो सॉलिड कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम में है वो अगर लोअर देन होगा सॉलिड कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रा सेल्यूलर मीडियम, तो इसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यानी जो इधर का पार्ट है हमारा, इसको हम क्या करें, सॉलिड कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम, और इधर देखिए, है ना, तो ये क्या है, इधर ज्यादा है, ठीक, सॉरी ये जो है ज्यादा है और इधर की तरफ मूव कर रही है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कर रहे हैं। कि अगर किसी भी सॉलिड कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम जो है वो कम होगा किससे, सॉलिड कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रा सेल्यूलर मीडियम का, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, जो होगा वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर सॉलिड कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम कम होगा और तब ये मूव करेगी, तब इसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। चलिए तो ऐसा समझ में कि क्या होगा कि अगर किसी भी सेल के सेल जो है वो रखा जाएगा कहाँ,
सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक। तो 3 टाइप के मूवमेंट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। चलिए, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑन अ सेल, यानी अलग अलग सेल पे उस कंसंट्रेशन का जो है वो इफेक्ट क्या निकल के आता है, ठीक। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की, आखिर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन, अबाउट 7 to 10 nanometers thick, 1 nanometers. It is made up of lipids, fats and proteins. तो जो इसका स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का वो इतना थिन होता है जो कि होता है 7 to 10 मिलीमीटर्स, सॉरी नैनोमीटर्स, और जो उसका थिकनेस होता है वो होता है 1 नैनोमीटर। इसका मतलब है कि अगर इसको मिलीमीटर में डिवाइड करें तो 0.0000001, ठीक। तो ये बना होता है लिपिड से, यानी फैट से और प्रोटीन से। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर, तो ये जो मॉडल दिखाया गया है जिसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यह है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये प्रपोज किया गया था 1972 में एस जे सिंगर के द्वारा, और एक और थे गार्थ एल निकोलस, जिन्होंने इस सेल मॉडल को डिस्क्राइब किया था, जो कि एक मोज़ेक के थ्रू एक्ट करता है। मोज़ेक कहने का मतलब टेप स्ट्राइप है ना, यानी एक टेप की तरह होता है और उसमें जो उसका मूवमेंट होता है, इसलिए उसको क्या क्या है, मोज़ेक कहा गया है, ठीक है। जो कि बहुत सारे वेरियस मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट दिखाता है, जो कॉन्स्टेंटली इसके थ्रू मूव कर रहे होते हैं, है ना। जैसे कि हमारा फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स है जिससे ये बना हुआ है, ठीक है। उसके अंदर जो मूवमेंट है, इसीलिए इसको कहा गया है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब अभी बताया हमने, है ना। तो जो फ्लूइड मूव कर रहे हैं और इसको जो है मोज़ेक मॉडल्स के थ्रू दिखाया गया, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है वो एक टेप की तरह है ना, इसीलिए क्या करें, टेप स्ट्राइप। द मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड बिलेयर, 2 लेयर्स ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स, जो कि है कि 2 लेयर ऑफ फैट मॉलिक्यूल से बना गया है, विथ वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स आउटवर्ड, जिसके बाहर क्या है, वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स है ना, एंड वाटर रिपेलिंग ट्रेल्स है। तो बाहर जो है ऐसे हेड्स बनाए गए हैं जो कि क्या करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा, और अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि क्या करेगा, वाटर को रिपेल करेगा, है ना, बाहर की तरफ। तो रिपेलिंग टेल्स है, विथ प्रोटीन्स इम्बेडेड इन देम, जहां पे जो है प्रोटीन्स क्या होता है, इम्बेडेड होता है। द मॉलिक्यूल कैन मूव साइडवेज, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो साइडवेज मूव करते हैं, ठीक। फ्लिप एंड रोटेट विथ द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के अंदर जो है फ्लिप करते हैं, रोटेट करते हैं, हेंस इट इज फ्लूइड, इसलिए क्या है, ये फ्लूइड है। प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेट कीपर्स, प्रोटीन जो है यहाँ पे एक गेट कीपर्स का रोल प्ले करता है इन हेल्पिंग सब्सटेंसेस पास थ्रू, ताकि जो है जो सब्सटेंसेस इसके थ्रू पास होने वाले हैं उसको हेल्प करता है, इसीलिए प्रोटीन्स को क्या कहा गया है, प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेट कीपर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स इन अ मोज़ेक, इट इज कॉल्ड मोज़ेक मॉडल। अभी ने बताया कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर ऐसे अरेंज रहते हैं जैसे कोई टाइल्स होता है इन अ मोज़ेक, इसीलिए इसको क्या कहा गया, मोज़ेक मॉडल कहा गया, ठीक है। अभी आपको बताया हमने। ऑल लिविंग सेल कम्युनिकेट विद देयर सराउंडिंग्स, जितने भी लिविंग सेल है सभी अपने सराउंडिंग्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एंड देयर नेबरिंग सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और जो उसके नेबरिंग सेल्स है उसके सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है। हाउ एवर सेल ऑफ प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया हैव एन एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल वॉल, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि सेल ऑफ प्लांट, फंजाई है, बैक्टीरिया है, तो इनके ऊपर एक एडिशनल लेयर होता है, ठीक है, अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द नेसेसिटी ऑफ द सेल वॉल इन दिस सेल, तो आखिर इसकी नेसेसिटी क्या है सेल वॉल की, है ना, ऐसे सेलों में, ठीक। तो चलिए
इन्वेस्टिगेशन है आपका, एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टिगेट करना है आपको। प्रिपेयर टेम्पररी स्लाइड्स ऑफ अ थिन पील ऑफ एन अनियन लीफ और इसको क्या कहते हैं, कार्डल लिली। कार्डल लिली जो कि एक हमारा होता है, क्या कहते हैं इसको, हाउस ऑर्नामेंटल होते हैं, यानी घर में रखने के लिए जो प्लांट्स लगाते हैं उसमें एक होता है कार्डल लिली, ठीक है, जिसको कहा गया रियो। लीफ एंड माउंट इट विथ सैफ्रनिन यूजिंग कवर स्लिप टू ऑब्जर्व प्लांट सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो आपको क्या करना है, टेम्पररी स्लाइड लेना है, थिन पील ऑफ एन अनियन लीफ, यानी अनियन लीफ का एक थिन सा पील लेना है आपको, या फिर आप रियो को ले सकते हैं, कार्डल लिली का लीफ को, और माउंट इट विथ सैफ्रनिन यूजिंग कवर स्लिप, और सैफ्रनिन का यूज करना है ना। क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा था कि सैफ्रनिन क्या होता है। यूज कवर स्लिप, और उसके ऊपर से आपको कवर स्लिप को यूज करना है, और फिर आपको रखना है कहाँ पे, माइक्रोस्कोप के स्टेज पे, और ये देखना है माइक्रोस्कोप से कि उसके मतलब ऑब्जर्व करना है उसको, ठीक है। सिमिलरली प्रिपेयर अ टेम्पररी स्लाइड ऑफ cheek cell by gently scraping the inner side of your cheek with a cotton swab or a blunt end of a toothpick। ये भी एक्टिविटी हमने क्लास 8 में कर रखा है, ठीक है, जहाँ पे हमने इनविजिबल वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था, ठीक। तो टूथपिक के हेल्प से आप क्या है कि अपने चिक के अंदर के स्लाइड्स को ले सकते हैं और उसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्प्रेड द चिक सेल ऑन द क्लीन ग्लास स्लाइड, और उस चिक सेल्स को जो है आपको एक क्लीन ग्लास स्लाइड्स के ऊपर रखना है, फिर उसके ऊपर ड्रॉप ऑफ वाटर रखना है ना, फ्यू ड्रॉप्स के थ्रू जो है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मेथिलीन रखना है, जो कि क्या होता है, ब्लू स्टेन होता है ना, जिसको रंजक कहा जाता है। केयरफुली प्लेस ऑफ अ कवर स्लिप, और फिर इसके ऊपर एक कवर स्लिप को केयरफुली रखना है, और आपको ऑब्जर्व करना है बोथ स्लाइड्स को अंडर अ माइक्रोस्कोप, है ना। या तो आप अनियन लीफ के पील को ले सकते हैं, या फिर कार्डल लिली के लीफ के को ले सकते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर माउंट करना है सैफ्रनिन यूजिंग अ कवर स्लिप, या फिर आप अपने टूथपिक के हेल्प से चिक सेल्स को ले सकते हैं, उसको भी आप इस एक्टिविटी के थ्रू रख के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अनियन पील और रियो लीफ पिल्स सेल्स आर बॉक्स शेप्ड, यानी इनका जो शेप होता है वो क्या होता है, बॉक्स शेप्ड होता है ना, एंड रेगुलरली अरेंज्ड, और रेगुलर फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, वेयर द चिक सेल्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड, जबकि चिक सेल्स जो होते हैं वो इरेगुलर फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। वाई डू यू थिंक दिस डिफरेंस एग्जिस्ट, आखिर ये जो डिफरेंसेस हैं वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि दोनों का सेल का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग कैसे हो गया, एक जो है हमारा बॉक्स शेप्ड है और दूसरा जो है हमारा इरेगुलर फॉर्म में अरेंज रहता है, ठीक है। प्रिपेयर 2 स्लाइड्स ऑफ रियो लिप्स पील एंड ह्यूमन चीक सेल्स अगेन, फिर आपको क्या करना है, 2 स्लाइड्स लेने हैं, and put 20% ऑफ शुगर सॉल्यूशन ऑन देम, और इसके ऊपर 20% शुगर सॉल्यूशन को रखना है। ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप आफ्टर हाफ एन आवर, और आधे घंटे तक जो है आप उसको क्या करना है, आधे घंटे के बाद आप उसको फिर ऑब्जर्व करिएगा, जब उसके ऊपर 20% शुगर सॉल्यूशन रखिएगा तो उसके 20 मिनट बाद, सॉरी आधे घंटे बाद जो है आपको फिर ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के अंडर। फिर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट बाउंड्रीज ऑफ द प्लांट सेल्स रिमेन्स द सेम, फिर क्या देखें, उसका जो बाउंड्री है वो अभी तक भी वैसा ही है, सेम है, बट देयर इनर कंटेंट श्रिंक, और उसके लेकिन उसके अंदर का जो इनर कंटेंट होता है वो क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। एंड द स्केप बिटवीन द इनर एंड आउटर बाउंड्रीज इंक्रीजेस, और जो के इनर और आउटर बाउंड्रीज के बीच में जो स्पेस था वो क्या हो गया, बढ़ गया। यू मे ऑब्जर्व दैट द चिक सेल ऑन द अदर हैंड हैव श्रंक कंसिडरेबली, कंसिडरेबली, sorry for the fumble, considerably, सेल वॉल द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। चलिए, तो यहाँ जो हमने ऑब्जर्वेशन देखा, तो इस दोनों में देखिए, पहला जो क्या है आपका अनियन पील सेल्स का है, सेकंड क्या है आपका ह्यूमन चिक सेल्स का है। तो इसमें क्या है कि सभी रेगुलर फॉर्म में अरेंज्ड है, ठीक है, बॉक्स शेप पे, लेकिन यह क्या है कि अलग अलग इरेगुलर फॉर्म में जो है वो अरेंज्ड है। तो दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग अलग है और दोनों का अरेंजमेंट भी अलग अलग है ना। तो ये हर एक ऑर्गेनिजम्स के, हर एक प्लांट्स के का जो सेल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक। चलिए, अब है हमारा अगला टॉपिक, सेल वॉल।
द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। इन जनरल प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमको ये पता है कि जनरली साधारण तौर पे जो प्लांट्स जो है एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जाते हैं। सो दे नीड अ रिजिड स्ट्रक्चर, इसीलिए इनको क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ता है। रिजिड का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है, टू विथ स्टैंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक विंड एंड रेन। और इनको जो है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जैसे विंड है, रेन है, उसमें इनको मजबूती से खड़ा रहना होता है। तो उसके लिए क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, ठीक है। तभी जो क्या है कि ये नेचुरल इवेंट्स जो है, स्ट्रेसेस जो है, उनको झेल सकते हैं। देयरफॉर प्लांट सेल्स हैव एन एडिशनल कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल वॉल। तो प्लांट्स में जो है एक आउटर कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। द सेल वॉल ऑल्सो हेल्प्स लीव्स एंड फ्लावर रिमेन्स फॉर्म एंड मेंटेन देयर शेप एंड हेल्प प्लांट स्टे अपराइट। यही सेल वॉल जो है वो हेल्प करता है लीव्स एंड फ्लावर्स को रिमेन फॉर्म एंड मेंटेन देयर शेप, उसके शेप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, एंड हेल्प प्लांट्स स्टे अपराइट, और प्लांट्स को हेल्प करता है कि वो सीधे खड़े रहे। ऑल्दो रिजिड सेल वॉल इज परमिएबल, इसके बावजूद भी क्या है कि ये जो सेल वॉल होता है परमिएबल होता है, विच मीन्स वाटर एंड सम डिजॉल्व मिनरल्स कैन पास थ्रू इट, यानी कि पानी और कुछ ऐसे डिजॉल्व मटेरियल्स जो कि इसके थ्रू पास कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ सेलेक्टिव permeability of the cell membrane, the permeability of the cell wall helps plants root absorb water and nutrients from the soil। तो इसी के साथ क्या है कि जो ये इसके सिलेक्टिव परमेबिलिटी है, इसके कारण जो है सेल मेम्ब्रेन भी क्या होता है, सिलेक्टिव परमिएबल होता है, और फिर वो भी क्या करेगा, प्लांट्स रूट से जो है वाटर को एब्जॉर्ब करके, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके सॉइल से फिर आगे प्लांट्स पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक। When we place a Rio leaf or a onion peel in a concentrated sugar solution, the plant cell lose water due to osmosis। तो जब हमने एक्टिविटी में सेकेंड फेज में हमने क्या किया कि जो हमारा अनियन पील था या फिर रियो लीफ का जो हमने पील लिया था, तो हुआ क्या कि जो हमने कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन जो था प्लांट सेल के अंदर, है ना, वो उससे वाटर को लूज किया, ठीक है। हमने 20% शुगर सॉल्यूशन डाला था, जिसके कारण क्या हुआ कि वो श्रिंक हो गया। क्यों श्रिंक हुआ? श्रिंक हुआ ड्यू टू ऑस्मोसिस। हाउएवर द सेल डू नॉट श्रिंक इन साइज बिकॉज दे आर रिजिड सेल। इसीलिए जो है जो सेल है अपने साइज को श्रिंक नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ उनका जो साइज है वो क्या होता है, रिजिड सेल वॉल के कारण होता है ना, जो कि उसके शेप को मेंटेन करता है। द इनर कंटेंट ऑफ अ सेल श्रिंक्स एज द सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल, है ना। इसी कारण से क्या है कि जो इनर कंटेंट है ऑफ सेल वो श्रिंक करता है एज द सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल, ताकि उसके थ्रू जब हम उसको बाहर की तरफ खींचे, है ना, तो उसको श्रिंक करके बाहर निकाल ले। दिस शोज दैट द सेल वॉल हेल्प्स प्लांट्स रिमेन्स फॉर्म एंड देयर ओरिजिनल शेप। और यही सेल वॉल जो है प्लांट्स को हेल्प करता है कि जो अपने स्टेट में है उसी स्टेट में ओरिजिनल शेप में रहने के लिए हेल्प करता है। अब चलिए अब देखते हैं एनिमल सेल। सच एज चीक सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल। अब दूसरे कंडीशन में क्या हुआ कि जो हमारा चीक सेल था वो श्रिंक कर गया, है ना। क्यों श्रिंक किया? क्योंकि जो हमारा एनिमल सेल है उसके पास सेल वॉल नहीं होता, यानी प्लांट सेल में ही सेल वॉल प्रेजेंट होता है जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। देयरफॉर व्हेन प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन दे लूज वाटर एंड श्रिंक। और इसी कारण से क्या हुआ कि जब हमने कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन का यूज किया तो उसने वाटर को लूज किया और श्रिंक कर गया, है ना, यानी सिकुड़ गया। विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल कैन चेंज शेप इजिली। और इसी कारण जो है जो एनिमल सेल्स होते हैं अपने शेप को बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं, आसानी से बदल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास रिजिड सेल वॉल नहीं होता है। द सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट द ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू। और इसी कारण से जो है हमको क्या मिलता है, सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो है वो प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, ठीक है, जबकि एनिमल्स क्या है, एनिमल्स जो है वो मूव करते हैं। तो मूवमेंट के लिए क्या है कि सेल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी से क्या सपोर्ट मिलेगा, तो ओवरऑल
मूवमेंट एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू, यानी जो एनिमल टिश्यूज है वो मूव कर सके और आसानी से फंक्शन कर सके, इसलिए एनिमल्स सेल में जो है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि एनिमल्स को मूव करना होता है तो इनका बॉडी कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जबकि प्लांट्स को मूव नहीं करना होता है। ठीक है, वो मूव नहीं करते हैं और बहुत सारे स्ट्रेस झेलना पड़ता है ना, जैसे बहुत तेज तूफान आ गया है ना, बहुत तेज बारिश हो गई तो उसको अपराइट खड़ा भी रहना है। तो अगर वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो फिर वो खड़ा रह ही नहीं सकता है प्लांट, उसको स्ट्रेंथिंग मतलब स्ट्रेंथ मिलेगा ही नहीं। द प्लांट सेल वॉल इज परमिएबली मेड ऑफ सेलुलोज, जो कि प्लांट सेल होते हैं प्राइमरली जो है प्राथमिक तौर पे सेलुलोज के बने होते हैं। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट formed by many glucose units like unit linked together. Cellulose in our diet acts as roughage. तो जो सेलुलोज है क्या है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि फॉर्म्ड होता है मेनी ग्लूकोज यूनिट्स लिंक्ड टुगेदर, यानी बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट जो है एक साथ जब लिंक होते हैं तब जाके वो सेलुलोज को फॉर्म करता है। तो सेलुलोज जो है हमारे डाइट में काम करता है एज रफेज, हेल्पिंग इन डाइजेशन, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया ऑल्सो हैव सेल वॉल, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे फंजाई बैक्टीरिया, इनके पास भी सेल वॉल होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू देयर सेल। तो बेसिकली क्या है, तो सेल वॉल क्या करेगा, मतलब उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा। प्लांट्स में हमने देखा है ना, स्ट्रक्चर को सपोर्ट मिलता है। ठीक, चलिए अब है आपका यहाँ पॉज एंड पॉन्डर दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपने जो भी पढ़ा है उसमें क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है ना, किस बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर्गुमेंट वुड यू गिव फॉर द नेसेसिटी ऑफ अ सेल वॉल इन प्लांट्स यूजुअली फिक्स्ड इन वन प्लेस वेरियस वर्सेस इन एनिमल्स यूजुअली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो वही आर्गुमेंट है आपके लिए कि आखिर क्या नेसेसिटी है कि जो सेल वॉल है प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, यूजुअली फिक्स होता है, क्यों, क्योंकि वो एक ही प्लेस पे है ना, वर्सेस जबकि एनिमल्स ये है यूजुअली मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर, है ना, एक जगह से सॉरी वन प्लेस टू अदर। तो ये मूव नहीं कर रहा है तो इसके पास सेल वॉल क्यों है, ये मूव कर रहा है तो इसके पास सेल वॉल क्यों नहीं है। वही है, आप अपने क्यूरियोसिटी को देख सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जो आपने अभी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा इनहेंस हो सके। ठीक, चलिए तो बेसिकली क्या है कि ये जो चैप्टर है आपका, ये बहुत लंबा चैप्टर है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको एक ही सेशन में ना ख़त्म करें क्योंकि बहुत ही फिर ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो इसको 2-3 पार्ट में करने का हम लोग कोशिश करेंगे और 2-3 पार्ट में इसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक, तो आई होप ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, है ना, और चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, है ना, आपका जो कॉन्सेप्ट है या टॉपिक्स है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे द सेल इंटीरियर कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा सेशन बहुत लंबा हो चुका है तो इसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर सेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है सेशन जो है उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको मिला। अगर किसी भी तरीके का क्वेरीज है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर वंडरफुल साइंस जर्नी। आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड बाय।